इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर अपनी कैब में बैठे हुए थे रमेश कुमार। अचानक से टर्मिनल के एक्सटेंशन की छत का एक हिस्सा उनकी गाड़ी पर गिरा। मलबे के नीचे दबने से उनकी मौत हो गई। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि उनकी मौत का जिम्मेदार करप्शन और क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। 28 जून की सुबह जब हम लोग उठे तो हमने टीवी और सोशल मीडिया पर एक खबर देखी कि दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का एक हिस्सा धड़ाम से खंबे समेत नीचे गिर गया है। मलबे में 8 लोग दबे हैं, जिसमें से एक व्यक्ति रमेश कुमार की मौत हो गई है। बाकी 7 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सुबह 5 बजे घटी। घटना के बाद लगभग 4 से 5 घंटे के अंतराल के बाद सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने जगह का इंस्पेक्शन किया और मीडिया से बात की। मीडिया से बात करते हुए राम मोहन नायडू ने 3-4 चीज़ों पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जो घटना का प्राइमा फेशी कारण लग रहा है वो ज़्यादा बारिश के कारण ऐसा होता हुआ नजर आया। तो वहीं जो लोग पीड़ित हैं, जो विक्टिम हैं, उनके लिए कंपनसेशन अनाउंस किया। 3 लाख रुपए घायल लोगों को और 20 लाख रुपए उस व्यक्ति को, उस पर उनके परिवार को इनफैक्ट जिनकी मौत हुई। लेकिन जब से ये घटना घटित हुई उसके बाद से अपोजिशन ने सरकार के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण इल्ज़ाम लगाने शुरू किए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर इस पूरी घटना को करप्शन और क्रिमिनल नेग्लिजेंस से जोड़ा। तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी के ऊपर चंदा दो और धंधा दो का इल्ज़ाम लगाते हुए ये कहा कि साल 2024 के मार्च महीने में, यानी कि 3 महीने पहले ही टर्मिनल 1 के इस हिस्से का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था और ठीक 3 महीने बाद इतनी बड़ी दुर्घटना भला कैसे घटी। जयराम रमेश समेत और भी बहुत सारे अपोजिशन के नेता थे जिन्होंने ये सवाल भारतीय जनता पार्टी और सरकार से पूछे। इन सभी सवालों पर राम मोहन नायडू ने जवाब देते हुए मीडिया से क्या कहा, आपको एक बार सुनाते हैं। Structure has been built in 2009 and what we have asked the DIAL, Delhi International Airport Limited also, is to do a verification inspection from their side, but we are not just leaving it up to themselves. The ministry, from the ministry we have DGCA also, which underlooks the safety aspect, so they will also be supervisioning this inspection and they will also give us a report. And from our ministry side, I can assure you that this is taken as a very serious incident also, not just in this airport but across the country. Any airports that are with similar structures, we will have to go through them all again and we will do a thorough checking of all the necessary airports that can come under our purview, and we will take the necessary report and we will see if there is a requirement for an independent body also. तो ये देश के सिविल एविएशन मिनिस्टर थे जिनका ये कहना है कि साल 2009 में टर्मिनल के इस हिस्से को इनॉग्रेट किया गया था जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, और जो हिस्सा आज दुर्घटना में गिरा है वो 2024 में नहीं बल्कि 2009 में इनॉग्रेट किया गया था। अब ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि जो अपोजिशन का करप्शन, क्रिमिनल नेग्लिजेंस और चंदा दो धंधा दो वाली जो बात है, कॉन्स्पिरेसी है, उसमें भला कितनी सच्चाई है। हमने जब इस मामले की पड़ताल करने की कोशिश की तो ये चेक करना चाहा कि भला टर्मिनल के इस हिस्से का जो कंस्ट्रक्शन है वो किसने किया है। तो GMR कंपनी का नाम सामने आया। GM राव जो इस कंपनी के मालिक हैं, उन्हीं के नाम पर कंपनी का नाम पड़ा हुआ है। 1978 में कंपनी खोली गई थी। एक बड़ी मल्टी स्केल कंपनी है, बहुत सारी सब्सिडरीज भी हैं GMR की। GMR एनर्जी, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ये सारी जो सब्सिडरीज कंपनी हैं GMR के अंडर ही आती हैं। अब साल 2006 के अंदर जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका जो ऑपरेशनल हिस्सा दिया गया था, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो डायल को दिया गया था, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। डायल के अंदर 64% स्टेक है GMR का। तो आप आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि GMR लेड ही इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन होता है दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो साल 2009 के अंदर जो हिस्सा बनवाया गया, जो कथित तौर पे केंद्र सरकार के मुताबिक वो हिस्सा गिरा है, उसका भी कंस्ट्रक्शन GMR ने ही करवाया, और 2024 में जिस हिस्से को प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया उसका भी कंस्ट्रक्शन GMR ने ही करवाया। अब GMR से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हमारे सामने आए। पहले आपको 2 टर्म्स समझने होंगे, एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स और दूसरा इलेक्टोरल ट्रस्ट। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में आप जानते हैं कि जो भी कंपनी किसी भी पार्टी को कुछ चंदा या कुछ अमाउंट डोनेट करना चाहती है तो आप SBI से जाकर के उतने अमाउंट का बॉन्ड खरीदते थे और फिर पार्टी को दिया करते थे। इस पूरे प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और इसको क्रैश डाउन किया। लेकिन इससे पहले साल 2013 में एक और स्कीम लॉन्च की गई थी यूपीए गवर्नमेंट द्वारा, जिसका नाम है इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम। इस स्कीम के अंदर जो कंपनीज एक्ट ऑफ इंडिया का सेक्शन 25 है
उसके अंदर आने वाली तमाम कंपनीज, यानी आसान भाषा में भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड सारी कंपनीज एक ट्रस्ट खोलने की इजाज़त मिल जाती है। उस ट्रस्ट के अंदर आप अपनी कंपनीज के अलाय कंपनीज, उनकी सिस्टर कंपनीज से डोनेशन मांग सकते हैं और उस डोनेशन का मनचाहा हिस्सा अपनी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। इस ट्रस्ट को हर 3 साल बाद आपको रिन्यू कराना होगा। अब एक ट्रस्ट है सत्या ट्रस्ट, जो साल 2017 के बाद से प्रूडेंट ट्रस्ट के नाम से जाना जाने लगा। इस ट्रस्ट की कहानी आपको समझनी पड़ेगी। सत्या ट्रस्ट साल 2013 के अंदर जब सबसे पहली बार सार्वजनिक तौर पर सामने आया ये स्कीम बनने के बाद, तो पता चला कि इस ट्रस्ट के अंदर 3 मेजर कंपनीज पैसा डोनेट करती हैं, DLF, भारतीय एयरटेल और GMR वही कंपनी जो दिल्ली एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिम्मेदार है। साल 2013 में पहली बार आंकड़ा सामने निकल कर आया तो पता चला कि सत्या ट्रस्ट ने भारतीय जनता पार्टी को 40 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट डोनेट किया है, वहीं कांग्रेस को 36.5 करोड़ रुपए डोनेट किए गए हैं। साल 2017 में भी कुछ इसी तरह के आंकड़े निकलकर सामने आए। साल 2017 में इस ट्रस्ट का नाम बदल करके प्रूडेंट ट्रस्ट कर दिया गया था। साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले पता चला कि प्रूडेंट ट्रस्ट द्वारा भारतीय जनता पार्टी को 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का डोनेशन गया है, तो वहीं कांग्रेस को 55 करोड़ रुपए, AIADMK और बाकी पार्टीज भी इस डोनेशन की लिस्ट में शामिल हैं। अब इन सारे डोनेशंस को देखते हुए अपोजिशन के जो सवाल हैं वो तेज़ पकड़ रहे हैं। देखना ये होगा कि जो इन्वेस्टिगेशन बिठाया गया है, जो प्रोब ऑर्डर किया गया है इस पूरी दुर्घटना को देखते हुए, उसमें निकलकर क्या सामने आता है। क्या वाकई में अपोजिशन के ये इल्ज़ाम सही हैं या फिर जो केंद्र के मंत्री राम मोहन नायडू का बयान है वो ज़्यादा सही है।